हेलो स्टूडेंट, ज्ञान प्रवाह क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम एडिटोरिया की जो नई करंट अफेयर वर्षिकांक 2026 जो बुक आई है उसका हम सीरीज चला रहे हैं। तो इसमें हमारा ये पार्ट 4 है। ऑलरेडी हमने इसका 3 पार्ट अपलोड कर दिया है। तो आप लोग देखना चाहते हैं तो हमारे प्ले लिस्ट में जाके उस 3 पार्ट को देख सकते हैं। तो चलिए हम आज की टॉपिक की शुरुआत करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है अध्याय 19 है, जिसमें हम पढ़ेंगे न्यूनतम पर्यावरण एवं परिस्थितिकी। अध्याय 20 में हम पढ़ेंगे इन्वायरमेंट टू द पॉइंट। पेज नंबर हमारा इसका है 25 से लेके 29 तक है। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा कि मेरे आने वाले नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ये जो हमारे एडिटोरिया की सीरीज चल रही है वो हमारे AEDO के एग्जाम होने से पहले इस सीरीज को कंप्लीट करा दिया जाएगा। तो चलिए हम इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं। हमारा अगला टॉपिक है नवीनतम पर्यावरण एवं परिस्थितिकी। तो चलिए हम इसे देखते हैं। 18वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023। भारत वन स्थिति रिपोर्ट ISFR भारत सरकार के पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत भारतीय वन सर्वेक्षण FSI द्वारा प्रति 2 वर्ष पर प्रकाशित किया जाता है। सर्वप्रथम ये 1987 में प्रकाशित किया गया था। ISFR 2023 रिपोर्ट इस श्रृंखला की 18वीं रिपोर्ट है। इसे 21 दिसंबर 2024 को पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव द्वारा विमोचन किया गया। राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार देश के कुल भूभाग पर 33% भाग पर वन क्षेत्र होना चाहिए, जो वर्तमान में 21.76% है। यहाँ के केवल 19 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों को पास 33% से अधिक वन क्षेत्र है। भारत में वन आवरण। भारत में वन आवरण। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत का वन आवरण 7 भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत का वन आवरण 7,15,343 वर्ग किलोमीटर है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्र का 21.76% है। 2021 की रिपोर्ट की तुलना में वन आवरण में 156 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। भारत में वृक्ष आवरण। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुल वृक्ष आवरण 1,12,014 वर्ग किलोमीटर है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्र का 3.41% है। 2021 की रिपोर्ट की तुलना में वृक्ष आवरण में 1279 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। 1279 वर्ग किलोमीटर की हमारा वृद्धि हुई है। अब हम पढ़ते हैं भारत में वन एवं वृक्ष आवरण के संपूर्ण आंकड़े। हमारा वन आवरण है, इसका क्षेत्रफल है 7,15,343 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। इसका परसेंटेज है 21.76%। इसमें वृद्धि हुई है 156 किलोमीटर स्क्वायर। वृक्ष आवरण है हमारा 1,12,014 किलोमीटर स्क्वायर। प्रतिशत है इसका 3.41%। वृद्धि है इसका 1279 किलोमीटर स्क्वायर। इसका कुल है हमारा 8,27,357 किलोमीटर स्क्वायर। 25.17% इसका परसेंटेज है। वृद्धि हुआ है इसमें 1445 किलोमीटर स्क्वायर। अब हम देखते हैं क्षेत्रफल के अनुसार सर्वाधिक वन आवरण वाले राज्य। इसमें हमारा राज्य है मध्य प्रदेश। इसका क्षेत्रफल हमारा 7,073 किलोमीटर स्क्वायर। अरुणाचल प्रदेश 62,882 किलोमीटर स्क्वायर। छत्तीसगढ़ हमारा 55,812 किलोमीटर स्क्वायर है। और क्षेत्रफल के अनुसार सबसे कम वन आवरण वाले हमारे राज्य हैं, इसमें हमारा राज्य है हरियाणा। इसका क्षेत्रफल हमारा 1614 किलोमीटर स्क्वायर। पंजाब हमारा 1846 किलोमीटर स्क्वायर और गोवा में हमारा है 2266 किलोमीटर स्क्वायर। नोट में हम पढ़ते हैं सर्वाधिक वन एवं वृक्ष आवरण वाले क्रमशः 3 राज्य मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़ है। सर्वाधिक वन एवं वृक्ष आवरण वाले हमारे 3 राज्य हैं, जिसमें हमारा है मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़ है। अब हम पढ़ते हैं सर्वाधिक वन आवरण में वृद्धि करने वाले राज्य हमारे 2021-23 तक। राज्य हमारा मिजोरम, क्षेत्रफल इसका 242 किलोमीटर स्क्वायर। गुजरात 180 किलोमीटर स्क्वायर। उड़ीसा 152 किलोमीटर स्क्वायर। सर्वाधिक वन आवरण में नुकसान करने वाले राज्य हमारा 21-22 तक। हमारा मध्य प्रदेश है
171.5 किलोमीटर स्क्वायर। आंध्र प्रदेश में हमारा 139 किलोमीटर स्क्वायर और तेलंगाना में हमारा 100 किलोमीटर स्क्वायर है। नोट में पढ़ते हैं, वन एवं वृक्ष आवरण में सर्वाधिक वृद्धि करने वाले क्रमशः 3 राज्य, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा। हमारे वन एवं वृक्ष आवरण में सर्वाधिक वृद्धि करने वाले हमारे 3 राज्य है, जिसमें हमारा पहला है छत्तीसगढ़, दूसरा उत्तर प्रदेश और तीसरा हमारा उड़ीसा है। अब हम पढ़ते हैं सर्वाधिक वन आवरण प्रतिशत वाले राज्य हमारा मिजोरम है हमारा, जिसका परसेंटेज है 85.34%। अरुणाचल प्रदेश हमारा 78.67% है। सर्वाधिक वन आवरण प्रतिशत वाले केंद्र शासित प्रदेश हमारा, जिसमें हमारा लक्षद्वीप है 91.33% है और अंडमान निकोबार हमारा 81.62% है। पढ़ते हैं भारत में घने एवं खुले वन, जिसमें हमारा वर्ग है, ये हमारा शीर्ष राज्य है। बहुत घने वन हमारा VDF, ये हमारा अरुणाचल प्रदेश है। बहुत घने वन हमारा जो है वो हमारा अरुणाचल प्रदेश में है। मध्यम रूप से घने वन हमारे MDF यानी मध्य प्रदेश में है। जो मध्यम रूप से हमारे घने वन है वो हमारे मध्य प्रदेश में है। खुले वन यानी OF, ओपन फॉरेस्ट यानी खुले वन जो हमारे वो हमारे मध्य प्रदेश में है। जो खुले वन है वो हमारे मध्य प्रदेश में है। अन्य बिंदु जान लेते हैं। भारत में 43,623 वर्ग किलोमीटर में फैली झाड़ियां है, जो कुल क्षेत्रफल का 1.33% है। भारत में बांस धारित कुल क्षेत्र 1,54,670 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें सबसे अधिक मध्य प्रदेश यानी 20,421 किलोमीटर स्क्वायर है। इस रिपोर्ट के अनुसार देश के जंगल में कुल कार्बन स्टॉक 7,285.5 मिलियन टन होने का अनुमान है और 2021 की तुलना में देश के कार्बन स्टॉक में 81.5 मिलियन टन की वृद्धि हुई है, जिसमें सबसे अधिक अरुणाचल प्रदेश में है। भारत वन आवरण के मामले में दुनिया में 10वां स्थान है, जबकि रूस का पहला स्थान है। पश्चिम घाट परिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र है WGEA के अंतर्गत सभी जिलों में वन आवरण 44,044 वर्ग किलोमीटर अनुमानित किया गया है। देश के पहाड़ी जिलों में वन क्षेत्र हमारा 2,83,713 वर्ग किलोमीटर है। अब हम पढ़ते हैं मैग्रोव वनस्पति क्षेत्र वन स्थिति रिपोर्ट हमारा 2023 के आधार पर। देश के कुल मैग्रोव यानी कच्छ वन हमारा 4,991.68 किलोमीटर स्क्वायर है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 0.15% है। भारत में मैग्रोव या कच्छ क्षेत्र वाले कुल 12 राज्य केंद्र शासित प्रदेश हैं। 2021 की तुलना में मैग्रोव के क्षेत्रफल में 7.43 किलोमीटर की कमी हुई है। हमारा रैंक है, प्रथम स्थान है हमारा पश्चिम बंगाल का, इसका मैग्रोव का कुल क्षेत्रफल है 2,119 किलोमीटर स्क्वायर। द्वितीय स्थान हमारा गुजरात का है, इसमें हमारा 1,168 किलोमीटर स्क्वायर। तृतीय स्थान है हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह का, जिसमें हमारा है 608 किलोमीटर स्क्वायर। अब हम पढ़ते हैं सर्वाधिक मैग्रोव वृद्धि वाले राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश। प्रथम स्थान हमारा आंध्र प्रदेश का है, 13.01 किलोमीटर है इसका। द्वितीय स्थान पे हमारा महाराष्ट्र है, यानी 12.39 वर्ग किलोमीटर है और तृतीय स्थान पे हमारा कर्नाटक है, यानी 2.54 वर्ग किलोमीटर है। अब हम पढ़ते हैं भारत में कुल 96 रामसर स्थल है। आर्द्रभूमि संरक्षण हेतु वर्ष 1971 में ईरान के रामसर में सम्मेलन हुआ और इसका समझौता 1975 में प्रभावी हुए। भारत इसमें 1982 में शामिल हुआ। विश्व में 2500 से भी अधिक रामसर स्थल है। 20 दिसंबर 2025 तक भारत में अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि की कुल संख्या 96 हो गई है। भारत की कुल 96 रामसर स्थल में आर्द्रभूमि है हमारा 13,60,805 हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करता है। वर्ष 2024-25 में रामसर अभिसमय में शामिल हमारे भारत की आर्द्रभूमियां है। इसमें हमारा है सिलिसेट झील, ये अरवल 2025 में सूची में शामिल किया गया था, राजस्थान में। सिलिसेट झील ये अरवल में है, 2025 में शामिल किया गया था, ये राजस्थान में है। कोपरा जलाशय बिलासपुर 2025 में इसे अधिसूचित किया गया था और इसका राज्य छत्तीसगढ़ में है। कोपरा जलाशय बिलासपुर 2025 में इसे अधिसूचित किया गया था, ये छत्तीसगढ़ में है। गोगाबिल झील ये कटिहार में है, 2025 में इसे अधिसूचित वर्ष है हमारा और इसका राज्य हमारा बिहार है। गोकुल जलाशय बक्सर में है, ये 2025 में अधिसूचित किया गया और ये बिहार राज्य में है। गोकुल जलाशय बक्सर में है, अधिसूचित वर्ष इसका 2025 है और राज्य इसका बिहार है। उदयपुर झील ये पश्चिम चंपारण में है, अधिसूचित वर्ष इसका 2025 है, ये राज्य बिहार में है। उदयपुर झील हमारा पश्चिम चंपारण में है और 2025 में अधिसूचित वर्ष है और इसका राज्य हमारा बिहार है। खींचन वेडलैंड साइट अधिसूचित वर्ष 2025 है, राज्य इसका राजस्थान है। खींचन वेडलैंड साइट 2025 में इसे अधिसूचित किया गया था और राज्य हमारा राजस्थान है। मेनार वेटलैंड कॉम्प्लेक्स 2025 इसका अधिसूचित वर्ष है और इसका राज्य राजस्थान है। मेनार वेटलैंड कॉम्प्लेक्स अधिसूचित वर्ष 2025 है, राज्य हमारा राजस्थान में है। उधवा झील 2025 अधिसूचित वर्ष है और ये झारखंड में है।
खेचोपल्ली आर्द्रभूमि 2025 में अधिसूचित वर्ष है और ये सिक्किम राज्य में है। थरगल पंछी अभयारण्य ये 2025 में अधिसूचित वर्ष है और ये तमिलनाडु में है। संकटकोई पंछी अभयारण्य ये 2025 अधिसूचित वर्ष है, ये तमिलनाडु में है। नजरायन पंछी अभयारण्य ये 2024 सूची वर्ष से ये तमिलनाडु में है। नारायण पंछी अभयारण्य 2024 अधिसूची वर्ष से तमिलनाडु में है। काजवेली पंछी अभयारण्य ये 2024 में तमिलनाडु में है। काजवेली पंछी अभयारण्य अधिसूचित वर्ष इसका 2024 है, ये तमिलनाडु राज्य में है। तावा जलाशय ये 2024 अधिसूचित वर्ष है, ये मध्य प्रदेश में है। तावा जलाशय अधिसूचित वर्ष 2024 है, ये मध्य प्रदेश में है। नागी पंछी अभयारण्य अधिसूचित वर्ष 2024 है, ये जमुई बिहार में है। नागी पंछी अभयारण्य अधिसूचित वर्ष 2024 ये जमुई बिहार में है। नकटी पंछी अभयारण्य अधिसूचित वर्ष 2024 जमुई बिहार में है। नकटी पंछी अभयारण्य अधिसूचित वर्ष 2024 जमुई बिहार में है। मगधी केर संरक्षण रिजर्व अधिसूचित वर्ष 2024 कर्नाटक में है। नगदी केर संरक्षण रिजर्व 2024 कर्नाटक में है। अंक समुद्री पंछी संरक्षण रिजर्व अधिसूचित वर्ष 2024 कर्नाटक में है। अंक समुद्र पंछी संरक्षण रिजर्व अधिसूचित वर्ष 2024 और ये कर्नाटक राज्य में है। अधनासिक मुहाना संरक्षण रिजर्व अधिसूचित वर्ष 2024 ये कर्नाटक में है। अधनासिनी मुहाना संरक्षण रिजर्व अधिसूचित वर्ष 2024 कर्नाटक राज्य में है। करावेटी पंछी अभयारण्य अधिसूचित वर्ष 2024 तमिलनाडु में है। कराई बेटी पंछी अभयारण्य अधिसूचित वर्ष 2024 तमिलनाडु राज्य में है। लांगबुड सोलर रिजर्व वन अधिसूचित वर्ष 2024 तमिलनाडु में है। लंगबुड सोलर रिजर्व वन अधिसूचित वर्ष 2024 है और ये तमिलनाडु राज्य में है। अब हम नोट में पढ़ते हैं। एशिया में सबसे अधिक भारत के पास 96 रामसर साइट है एवं वैश्विक स्तर पर ये तीसरे स्थान पे है। भारत में सर्वाधिक रामसर स्थल तमिलनाडु में है जो 20 है। दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश के कुल 10 रामसर स्थल शामिल है। रामसर सूची में शामिल होने वाले 1974 में प्रथम स्थल ऑस्ट्रेलिया का कोबर्ग प्रायद्वीप था। भारत के पहले रामसर स्थल के रूप में शामिल आर्द्र भूमि हमारा चिल्का झील है। भारत का सबसे बड़ा आर्द्र भूमि स्थल हमारा सुंदरवन वेटलैंड पश्चिम बंगाल में है। इसका 2549.44 वर्ग किलोमीटर है, जो 96.76% क्षेत्र आर्द्र भूमि है। भारत का सबसे छोटा आर्द्र भूमि स्थल रेणुका वेटलैंड ये हिमाचल प्रदेश में है। भारत का पहला कृत्रिम आर्द्र भूमि स्थल हरिके बैराज है। कान्हा टाइगर रिजर्व सबसे अधिक यानी 461 आर्द्र भूमि है, जिसमें अधिकांश 2.25 हेक्टेयर से कम आकार के हैं। बिहार के कुल आर्द्र भूमियों की संख्या हमारी 6 है। भारत में कुल 58 टाइगर रिजर्व है। हमारा टाइगर रिजर्व अधिसूचित थी और ये हमारा राज्य है। माधव टाइगर रिजर्व ये 58वां है। अधिसूचित वर्ष इसका 2025 है, ये मध्य प्रदेश में है। माधव टाइगर रिजर्व 58वां है। अधिसूचित वर्ष 2025 है, ये मध्य प्रदेश में है। रातापानी वन्य जीव अभयारण्य ये 57वां है। अधिसूचित वर्ष इसका दिसंबर 2024 है, ये मध्य प्रदेश में है। रातापानी वन्य जीव अभयारण्य 57वां है, ये दिसंबर 2024 इसका अधिसूचित वर्ष है और ये राज्य मध्य प्रदेश में है। गुरु घासीदास तोमर पिगला टाइगर रिजर्व 56वां है। गुरुदासी तोमर पिगला टाइगर रिजर्व 56वां है। अधिसूचित वर्ष इसका 2024 है, राज्य इसका छत्तीसगढ़ है। हम पढ़ते हैं बाघ गणना रिपोर्ट 2022। 29 जुलाई 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के अवसर पर प्रकाशित किया गया। इसके जारीकर्ता है भारतीय वन्य जीव संस्था WIL। भारत में बाघों की कुल संख्या 3682 है। 2018 और 2022 के बीच बाघों की आबादी में 24.1% की वृद्धि दर्ज की गई है। 2018 में बाघों की संख्या 2967 थी। विश्व का 75% बाघ केवल भारत में है। हमारा जो विश्व का 75% बाघ केवल भारत में है। हमारा राज्य है और ये बाघों की संख्या है। ये हमारे 2018 में बाघों की संख्या, ये 2022 में। मध्य प्रदेश में 2018 में बाघों की संख्या हमारी 526 थी और 2022 में हमारा 785 था। मध्य प्रदेश में हमारे बाघों की संख्या 2018 में 526 थी और 2022 में हमारा 785 है। कर्नाटक में हमारा 2018 में 524 थी और 2022 में हमारा 563 है। उत्तराखंड में हमारा 2018 में 442 है और 2022 में 560 है। उत्तर प्रदेश में हमारा 2018 में 173 था और 2022 में 222 है। बिहार में हमारा 2018 में 31 है और 2022 में हमारा 54 है। नोट में हम पढ़ते हैं अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में बाघों की संख्या में गिरावट दर्ज की गई है। साथ ही भारत के 22 टाइगर रिजर्व ऐसे हैं जिनमें बाघों की संख्या 10 से भी कम है। जिम कार्बोनेट टाइगर रिजर्व उत्तराखंड में देश के सबसे ज्यादा बाघ यानी 260 है। तेंदुए की स्थिति
2022 फरवरी 2024 में से प्रकाशित किया गया था। फरवरी 2024 में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने नई दिल्ली में भारत में तेंदुए की स्थिति 2022 पर रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में तेंदुओं की संख्या वर्ष 2018 के 12,852 से बढ़कर 2022 में 13,874 हो गई है। तेंदुए की संख्या हमारा 2018 में 12,852 था और अभी बढ़कर 2022 में हमारा 13,874 है। रिपोर्ट से संबंधित हमारे अन्य बिंदु है। सर्वाधिक तेंदुओं की आबादी नागार्जुन सागर श्रीशैलम में आंध्र प्रदेश में है। तेंदुओं के उच्चतम घनत्व वाला टाइगर रिजर्व सरिस्का टाइगर रिजर्व है। मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पे है। तेंदुओं की संख्या यहाँ पे 3,907 है। महाराष्ट्र हमारा द्वितीय स्थान पे है इसमें 1,985 है। और महाराष्ट्र में हमारा तृतीय स्थान पे है। मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पे है। तेंदुओं की संख्या इसकी 9,907 है। महाराष्ट्र हमारा द्वितीय स्थान पे है। इसमें 1,985 हमारे तेंदुओं की संख्या है। कर्नाटक हमारा तृतीय स्थान पे है। तेंदुओं की संख्या 1,879 है। उत्तर प्रदेश में तेंदुओं की संख्या 321 है और बिहार में तेंदुओं की संख्या 86 है और झारखंड में हमारा 51 है। अब हम पढ़ते हैं हिम तेंदुआ का पहला सर्वेक्षण फरवरी 2024 में प्रकाशित हुआ था। भारतीय वन्य जीव संस्था WII और राष्ट्रीय संरक्षण फाउंडेशन द्वारा सर्वेक्षण किया गया। यह सर्वे 2019 में शुरू किया गया था। भारत में हिम तेंदुओं की कुल संख्या 718 है। इसकी जनसंख्या मुख्य रूप से 6 राज्य केंद्र शासित प्रदेश में फैली हुई है। इसमें हमारा है लद्दाख में हमारा हिम तेंदुओं की संख्या 477 है। उत्तराखंड में हमारा हिम तेंदुओं की संख्या 124 है। हिमाचल प्रदेश में हिम तेंदुओं की संख्या 51 है और अरुणाचल प्रदेश में हिम तेंदुओं की संख्या 36 है। सिक्किम में हमारे हिम तेंदुओं की संख्या 21 है। जम्मू कश्मीर में हिम तेंदुओं की संख्या हमारा 9 है। हमारा अगला टॉपिक है इन्वायरमेंट टू द पॉइंट। होया डोविडिसिम अरुणाचल प्रदेश के विजय क्षेत्र में खोजी गई हायाजिन्स वेक्स प्लांट की एक नई पुष्पीय पादप प्रजाति है जो पेड़ों पर उगती है। तमिलनाडु के तेनास्की जिले में घटती गोल्ड जैकल सुनहरा गीदड़ आबादी को बचाने और जागरूकता फैलाने के लिए गोल्डन जैकाल एम्बेसडर नामक एक नया संरक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया है। तमिलनाडु के तेनकासी जिले में घटती गोल्ड जैकल सुनहरा गीदड़ आबादी को बचाने और जागरूकता फैलाने के लिए हमारा गोल्ड जैकाल एम्बेसडर नामक एक नया संरक्षण की कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। झारखंड के जमशेदपुर स्थित टाटा जू में हाल ही में एक जीवाणु संक्रमण के कारण 10 काले हिरणों की मौत हो गई। यह संक्रमण हेमोरेजिक सिस्टिसीमिया नामक बीमारी से जुड़ा है जो पास्टरेजुला बैक्टीरिया से फैला है। केरल के वायनाड के वर्षोवनों में डेलीमेडिस इंडियक्स नामक मछली पकड़ने वाली रफ फिशिंग मकड़ी की एक नई प्रजाति खोजी गई है जो भारत की चिंस वंश की पहली पहचान है। ऑस्ट्रेलिया का उत्तरी पूर्वी उष्णकटिबंधीय वन कार्बन 6 कार्बन स्रोत में परिवर्तन होने वाला दुनिया का पहला वन है। हाल ही में मुखी भारत में जन्मा पहला वयस्क चीता बन गया है। इसका जन्म कुनो राष्ट्रीय उद्यान में हुआ है। बांधव टाइगर रिजर्व में मानव हाथी संघर्ष की बढ़ती चुनौतियों का सामना करने के लिए गज संरक्षण ऐप लॉन्च किया गया है। पंजाब ऊर्जा विकास एजेंसी और भारतीय विज्ञान संस्थान ने धान की पराली से हरित हाइड्रोजन के लिए पायलट परियोजना विकसित करने हेतु समझौता पर ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत के अंतर्राष्ट्रीय और गठबंधन सभा के लिए 8वें सत्र की मेजबानी नई दिल्ली में करेगा। तमिलनाडु में नगामलाई पहाड़ी को राज्य के चौथे जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में अधिसूचित किया गया है। तमिलनाडु के नागमलाई पहाड़ी को राज्य के चौथे जैव विविधता दिवस के विरासत स्थल के रूप में इधर अधिसूचित किया गया है। कूनो राष्ट्रीय उद्यान में भारत की पहली चीता सफारी की गई है। कूनो राष्ट्रीय उद्यान में भारत की पहली चीता सफारी शुरू की गई है। नवीन एवं नवीकरण ऊर्जा मंत्रालय MNRP द्वारा 3 प्रमुख भारतीय बंदरगाहों को हरित हाइड्रोजन हब के रूप में मान्यता दी गई है। डॉक्टर सोनाली घोष ने हाल ही में UCN WCPA के केटर मिलर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीतकर इतिहास रच दिया है। डॉक्टर सोनाली घोष ने हमारी हाल ही में UCN WCPA के केंटल मिलर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीतकर इतिहास रचा है। यह सम्मान पाने वाली ये पहली भारतीय महिला है। यह सम्मान इन्हें राष्ट्रीय उद्यान एवं संरक्षित क्षेत्रों की सततता में नवाचार हेतु दिया गया है। IUCN विश्व संरक्षण कांग्रेस का समापन अबू धाबी UAE में हुआ है। IUCN विश्व संरक्षण कांग्रेस का समापन अबू धाबी UAE में हुआ है। हाल ही में साई में जलीय कृषि मॉडल को FAO से मान्यता मिली है। सुंदरवन में से संबंधित है। भारतीय जलवायु क्षेत्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन इम्फाल मणिपुर में संपन्न हुआ है।
वैश्विक वन संसाधन आकलन 2025 के अनुसार कुल क्षेत्र में भारत विश्व पर 9वें स्थान पे है। प्रथम स्थान पे हमारा रूस है। भारत की नवकरणीय ऊर्जा क्षमता 2014 में 35 गीगावाट से बढ़कर लगभग 197 गीगावाट हो गई है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कन्वेंशन ऑफ द नेचर IUNC का 90वां स्टेट मेंबर तुबुला बना है। अक्टूबर 2025 में अर्मेनिया अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण IUCN का न्यूनतम सदस्य बना है। अक्टूबर 2025 में अर्मेनिया अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ IUCN का न्यूनतम सदस्य बना है। NCDX और IMD ने भारत के पहले पैरामेट्रिक मौसम डेरिवेटिव विकसित करने के लिए साझेदारी की है। इसका उद्देश्य किसानों को जलवायु संबंधित जोखिमों से बचाव में मदद करना है। भारत की बिजली उत्पादन में स्वच्छ ऊर्जा को जिम्मेदारी 50% स्थापित है। इसमें भारत अपनी कुल विद्युत क्षमता लगभग 4004 भारत ने अपनी कुल विद्युत क्षमता लगभग 484 गीगावाट का 50% गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों से प्राप्त करने का महत्वपूर्ण मील का पत्थर हासिल कर लिया है। भारत में कुल स्थापित नवकरणीय ऊर्जा क्षमता मार्च 2025 तक 220.10 गीगावाट तक पहुंच गई है। असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में पहली बार चारागाह पंछी गणना की गई है। असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में पहली बार चारागाह पंछी की गणना की गई है। इसमें कुल 43 घास की मैदान पंछी प्रजातियां दर्ज की गई है, जिसमें IUCN रेड लिस्ट के अनुसार एक गंभीर रूप से संकटग्रस्त और 2 लुप्त प्राय और 6 संवेदनशील प्रजातियां शामिल हैं। लद्दाख का पहला वनस्पति उद्यान पूर्वी लद्दाख के सहयोगाह में बनेगा, जो गलवान घाटी के रास्ते पर स्थित है। इस उद्यान का मुख्य उद्देश्य लद्दाख के विभिन्न प्रकार की वनस्पति, औषधि पौधों और पारंपरिक फलों का संरक्षण करना है। देश का पहला हॉर्नबिल संरक्षण केंद्र कोयम्बटूर जिले के अन्नामलाई टाइगर रिजर्व ATR में प्रारंभ करने की घोषणा तमिलनाडु ने की है। लक्षद्वीप में 50% यानी 24 वर्ष के अध्ययनुसार प्रवाल आवरण में कमी दर्ज हुई है। भारत का दूसरा सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य सुंदरवन बाघ अभ्यारण्य है। सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य नागार्जुन सागर श्रीशैलम बाघ अभ्यारण्य आंध्र प्रदेश तेलंगाना में है। भारत का दूसरा सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य हमारा सुंदरवन बाघ अभ्यारण्य है और सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य हमारा नागार्जुन सागर श्रीशैलम बाघ अभ्यारण्य आंध्र प्रदेश तेलंगाना में है। राष्ट्रीय नामित प्राधिकरण की स्थापना, इसकी घोषणा पर्यावरण वन के जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने की है। उसका उद्देश्य पेरिस समझौता 2015 के अनुसार 6.4 के तहत कार्बन उत्सर्जन व्यापार प्रणाली को लागू करने हेतु जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट 2024 में सबसे अधिक जीव जंतु खोज केरल में दर्ज की गई है। असम राज्य की हरगिल सेना मॉडल एक समुदाय आधारित जैव विविधता संरक्षण मॉडल है। 2020 से 25 संरक्षित क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय मूल्यांकन हुआ है। इसे केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। केरल ने राष्ट्रीय उद्यान और संरक्षित क्षेत्रों को प्रबंधन प्रभावशीलता मूल्यांकन 2020-25 में शीर्ष राज्य का दर्जा प्राप्त किया है। बिहार सरकार ने नवीन एवं नवीकरण ऊर्जा स्रोत के लिए संवर्धन नीति 2025 लागू की है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने 75 छोटी नदियों एवं सहायक नदियों को पुनर्जीवित करने के लिए अध्यापक पहल शुरू की है। भारत ने 2030 के लक्ष्य से पहले ही गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता का 50% लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। कुल गैर जीवाश्म क्षमता हमारा 242.8 गीगावाट है, जबकि कुल विद्युत क्षमता हमारा 484.8 गीगावाट है। FSI की रिपोर्ट के अनुसार 2022-24 के दौरान सबसे अधिक बिहार में हमारा वानिकी घटनाएं घटी हैं। पश्चिमी चंपारण प्रथम एवं दूसरे और तीसरे नंबर पर क्रमशः जमुई एवं मुंगेर रहे हैं। NGO अरण्यकम से नेचर फाउंडेशन द्वारा हाल ही में एक शोध के अनुसार केरल में 20 से 30 हजार गोल्ड सियार रहते हैं। बिहार के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में 15 साल में 7 गुना बाघों की आबादी बढ़ी है। बिहार के हमारा जो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है उसमें 15 साल में 7 गुना बाघों की आबादी बढ़ी है। NTCA के अनुसार यहाँ कुल 54 बाघ है, किंतु शावकों को जोड़ दिया जाए तो इसकी संख्या 70 तक हो गई है। देश का पहला राज्य उत्तर प्रदेश बना जिसने कार्बन क्रेडिट फाइनेंस योजना लागू की है। 16 मई 2025 को नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस IBCA की पहली महासभा आयोजित की गई, जिसके अध्यक्ष केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने की। इस बैठक में 9 देशों की स्तरीय प्रतिनिधित्व ने भाग लिया। IBCA का उद्देश्य बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, प्यूमा, जंगुआर और चीता जैसे बिल्ली की 7 बड़ी प्रजातियों का संरक्षण करना है। प्रोजेक्ट टाइगर के 50वीं वर्षगांठ पर इसे भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा लॉन्च किया गया था, जिसका मुख्यालय भारत में ही है। अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस में नया सदस्य नेपाल शामिल हुआ है। हरियाणा सरकार ने अरावली पहाड़ियों में एशिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी बनाने की घोषणा की है।
विश्व ऊर्जा रिपोर्ट के अनुसार भारत 2024 में दुनिया का चौथा सबसे बड़ा जैव ईंधन उपयोगकर्ता देश बन गया है। 8 जुलाई 2025 को मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व में एशिया के सबसे उम्रदराज जीवित हाथी वत्सला का निधन हो गया, जिसकी आयु 100 वर्ष से अधिक थी। एशिया में देश में एशियाई शेरों की आबादी 32% से बढ़कर कुल 891 हो गई है। पिछले 5 वर्षों में 217 शेर बढ़े हैं। 2020 में 674 शेर थे। केंद्र सरकार द्वारा एशियाई शेरों की आबादी को संरक्षण प्रदान करने के लिए प्रोजेक्ट लायन को मंजूरी प्रदान की गई है। भारत अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस पर्यावरण मंत्रालय के तत्वावधान में उदयपुर में आयोजित की गई है। भारतीय तट रक्षक बल ने उड़ीसा के गहीरमथा तट पर आल्वी रिडले कछुआओं के रेस्क्यू हेतु ऑपरेशन अल्विया चलाया है। भारतीय तट रक्षक बल ने उड़ीसा के गहीरमथा तट पर अल्वी रिडेल कछुआओं के रेस्क्यू हेतु ऑपरेशन अल्विया चलाया है। भारत की अक्षय ऊर्जा क्षमता 220.10 गीगावाट वित्त वर्षों में 24-25 में ऐतिहासिक वृद्धि हुई है। यह उपलब्ध वर्ष 2030 तक गैर जीवाश्म स्रोतों से 500 गीगावाट प्राप्त करने के देश के महत्वाकांक्षी लक्ष्य के अनुरूप है। कुल नवीकरण ऊर्जा क्षमता हमारा 220.10 गीगावाट और कुल सौर ऊर्जा क्षमता हमारा 106 गीगावाट। कुल पवन ऊर्जा क्षमता हमारा 50 गीगावाट। नवीकरण ऊर्जा में राजस्थान प्रथम स्थान पर है, उसके बाद क्रमशः गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक का स्थान है। नवकरणीय ऊर्जा में भारत का स्थान चौथा है, जहां सौर ऊर्जा में भारत का स्थान तीसरा और पवन ऊर्जा में चौथा स्थान है। दिल्ली सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से 2 लाख छात्रों को इको योद्धा के रूप में तैयार किया जा रहा है। इस अभियान का उद्देश्य स्कूल एवं कॉलेजों के छात्रों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करना है। हमारा अगला पॉइंट है केंद्र शासित प्रदेश दादर और नागर हवेली तथा दमन और दीप का दीव जिला देश का पहला ऐसा जिला बन गया है जो अपनी बिजली की मांग पूरी तरह सौर ऊर्जा से पूरी करता है। अगला पॉइंट है हमारा भारत ने मध्य प्रदेश और राजस्थान को जोड़ने वाला अपना पहला अंतरराज्यीय चीता गलियारा शुरू किया है। दोनों राज्यों में 17,000 वर्ग किलोमीटर में फैला एक वन्यजीव गलियारा विकसित किया जाएगा। इसमें चीतों को संरक्षित और जुड़े हुए अवकाश में स्वतंत्र रूप से विचरण करने की सुविधा मिलेगी। हमारा अगला पॉइंट है उत्तर प्रदेश सरकार ने भारतीय रेलवे के सहयोग से भारत की पहली वास्कोडोम जंगल सफारी विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन शुरू की है। यह उत्तर प्रदेश इको टूरिज्म बोर्ड द्वारा शुरू की गई है। एक गंतव्य 3 वन योजना का हिस्सा है। इसका उद्देश्य दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, करतिनिया घाट और किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य को एक संयुक्त पर्यटन स्थल के रूप में लाना है। हमारा अगला पॉइंट है देश का पहला वेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क नोएडा जंगल ट्रेल नोएडा में बनाया जा रहा है। यह पार्क 30 एकड़ में फैला है और इसे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर विकसित किया गया है। अगला पॉइंट है हमारा दुनिया का पहला वाणिज्य स्तर का ई मेथनॉल संयंत्र डेनमार्क में शुरू हुआ है। यह नवीकरण ऊर्जा और संचित कार्बन डाइऑक्साइड से प्राप्त एक अस्थायी ईंधन है। अगला पॉइंट है हमारा ऑस्ट्रेलिया की निग्लू रीफ पर भीषण प्रवाल विरंजन हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया के निग्लू रीफ पर भीषण प्रवाल विरंजन हो रहा है। अगला पॉइंट है हमारा हाल ही में 119वें वन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने बाघ संरक्षण हेतु सोलिंगिया जनजाति के योगदान की सराहना की है। यह जनजाति कर्नाटक के बिलगिरी रंगनाथ स्वामी मंदिर बाघ अभयारण्य में निवास करती है। एटार्ड ए हेरिटेज 2.0 प्रोग्राम के तहत बिसलेरी कंपनी ने ऐतिहासिक जल निकाय को पुनः स्थापित करने हेतु भारतीय पुरातत्व संरक्षण के साथ समझौता किया है। अगला टॉपिक है हमारा कैलिफंड को 25 फरवरी 2025 को रोम इटली में लॉन्च किया गया, जिसका उद्देश्य जैव विविधता संरक्षण के लिए अपने उद्योग में आनुवंशिक डेटा उपयोग करने वाले व्यवसायिक से वित्तीय योगदान प्राप्त करना है। यह वैश्विक नीति 2030 तक जैव विविधता हानि को रोकने के कुनामिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क KMGVF लक्ष्य का समर्थन करती है। यानी कुनामिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क KMGVF लक्ष्य का समर्थन करती है। यह नीति 2024 में कोलंबिया में हुए ऐतिहासिक समझौते के बाद संरक्षण परियोजनाओं को वैज्ञानिक अनुसंधान और स्वदेशी समुदाय की सुरक्षा को वित्त पोषित करेगी। इंदौर और उदयपुर रामसर कन्वेंशन के तहत वेटलिट सिटी के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाले पहले भारतीय शहर बन गए हैं। यह प्रतिष्ठान मान्यता सतत शहरी विकास और परिस्थिति संरक्षण के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को उजागर करती है। अगला पॉइंट है हमारा उत्तराखंड के हल्द्वानी में महाभारत वाटिका का निर्माण किया गया है। यहाँ महाभारत में वर्णित पौधों को 37 प्रजातियों लगाया गया है। अगला पॉइंट है हमारा भारत जैव
ईंधन के उत्पाद में तीसरा सबसे बड़ा देश बन गया है। भारत जैव ईंधन के उत्पाद में हमारा तीसरा सबसे बड़ा देश बन गया है। अगला पॉइंट है हमारा टाटा मोटर्स के द्वारा भारत पहले हाइड्रोजन से चलने वाले ट्रक का परीक्षण करेगा। टाटा मोटर्स के द्वारा भारत पहले हाइड्रोजन से चलने वाले ट्रक का परीक्षण करेगा। अगला पॉइंट है हमारा भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित 1200 हॉर्स पावर की ट्रेन का ट्रायल हरियाणा के जींद सोनीपत मार्ग पर किया गया है। भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित हमारा 1200 हॉर्स पावर की ट्रेन का ट्रायल हरियाणा के जींद सोनीपत में किया गया है। अगला पॉइंट है हमारा कोचीन शिपयार्ड द्वारा निर्मित भारत की पहली हाइड्रोजन ईंधन सेल फेरी का उद्घाटन कोचीन शहर में किया गया है। कोचीन शिपयार्ड द्वारा निर्मित भारत की पहली हाइड्रोजन ईंधन सेल फेरी का उद्घाटन हमारा कोचीन शहर में किया गया है। अगला पॉइंट है हमारा भारत का पहला फ्रोजन चिड़ियाघर दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल के पद्मजा नायडू हिमालयन जूला जिक्रन पार्क में शुरू किया गया है। भारत का पहला फ्रोजन चिड़ियाघर दार्जिलिंग के पश्चिम बंगाल के पदजा नायडू हिमालयन जूलियर पार्क में शुरू किया गया है। अगला पॉइंट है हमारा केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के पुलवामा में स्थित त्राल वन्यजीव अभयारण्य को इको सेंसिटिव जोन में के रूप में घोषित किया है। केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के पुलवामा में स्थित त्राल वन्य जीव अभयारण्य को इको सेंसिटिव जोन के रूप में घोषित किया है। अगला पॉइंट है हमारा हाल ही में तेलंगाना सरकार ने राज्य के क्वाल टाइगर रिजर्व को महाराष्ट्र में तोड़वाड़ा अंधारी टाइगर रिजर्व से जोड़ने वाले क्षेत्र को कुमराव भीम संरक्षण रिजर्व घोषित किया है। यह क्षेत्र 1492.88 वर्ग किलोमीटर में फैला है, जिसमें बाघों के अलावा विभिन्न प्रकार के जानवर एवं 240 से अधिक पंछियों की प्रजाति पाई जाती है। हाल ही में तेलंगाना सरकार ने राज्य के कोवाल टाइगर रिजर्व को महाराष्ट्र में तोडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व से जोड़ने वाले क्षेत्र को कुमराव जिलो संरक्षण रिजर्व घोषित किया है। यह क्षेत्र 1492.88 वर्ग किलोमीटर में फैला है, जिससे बाघों के अलावा विभिन्न प्रकार के जानवर एवं 240 से अधिक पक्षियों की प्रजाति पाई जाती है। अगला पॉइंट है हमारा पर्यावरण दिवस 2025 के अवसर पर शिमला में आयोजित एक समारोह के दौरान हिमाचल प्रदेश सरकार ने प्लास्टिक प्रदूषण को रोकने के लिए स्कूली छात्रों को स्टील की बोतल वितरित करने की घोषणा की। इसका उद्देश्य राज्य को ग्रीन स्टेट बनाना तथा राज्य में पर्यावरण के प्रति जागरूकता लाना है। तमिलनाडु सरकार ने अगला पॉइंट है हमारा तमिलनाडु सरकार ने प्रवासी आर्द्रभूमि पंछियों के संरक्षण के उद्देश्य से रामनाथपुरम जिले के धनुकोडी में ग्रेट फ्लेमिया अभयारण्य घोषित किया है। अगला पॉइंट है उड़ीसा सरकार के द्वारा सिमलीपाल पार्क टाइगर रिजर्व के नेशनल पार्क अधिसूची 845.70 किलोमीटर स्क्वायर के बाद यह भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान बन गया है। अगला पॉइंट है हमारा भारत की बाघ आबादी 2006 में 1411 से बढ़कर 2022 में 3682 हो गई है, जो निगरानी वाले क्षेत्रों में लगभग 6% वार्षिक वृद्धि दर्शाई है। मध्य भारत और पूर्वी घाटों में इसकी संख्या 1033 से बढ़कर 1439 हो गई है। शिवालिक गंगा के मैदानों में 646 से 819 और सुंदरवन में 88 से 101 हो गई है, जिसके विपरीत पूर्वोत्तर भारत में गिरावट देखी गई है, विशेष रूप से अरुणाचल प्रदेश में 29 से 9 है। तेलंगाना के मेडक में आईसीएआर ने कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा प्राकृतिक एवं जैविक कृषक सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया। उपराष्ट्रपति ने इसी सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। पर्यावरण वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने पराली जलान पर दंड को दोगुना कर दिया है। अगला पॉइंट है हमारा केरल के अरलम वन्यजीव अभयारण्य को भारत का पहला तितली अभयारण्य घोषित किया गया है। यह अभयारण्य 55 वर्ग किलोमीटर में फैला है, जिसमें 266 से अधिक तितली की प्रजातियां हैं। अगला पॉइंट है हमारा केंद्र सरकार ने टाइगर रिजर्व के बाहर बाघों की सुरक्षा के लिए टाइगर्स आउटसाइड टाइगर रिजर्व नामक योजना की शुरुआत की है। यह योजना उन क्षेत्रों पर केंद्रित होगी जहां बाघ टाइगर रिजर्व से बाहर मानव बस्तियों के समीप पाए जाते हैं, जिसमें मानव बाघ संघर्ष की घटना सामने आती है। अगला पॉइंट है हमारा प्रोजेक्ट एलिफेंट के तहत हाथी के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव की अध्यक्षता में देहरादून में संचालन समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में हाथियों के संरक्षण और मानव हाथी संघर्ष को लेकर कई निर्णय लिए गए। अगला पॉइंट है हमारा संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन में फ्रेमवर्क कन्वेंशन के अंतर्गत जर्मनी के बॉन शहर में वार्षिक वन जलवायु परिवर्तन सम्मेलन आयोजित किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य वैश्विक अनुकूलन लक्ष्य तथा जलवायु में वित्त पोषण है। अगला पॉइंट है हमारा 25 जून 2025 को पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत भारतीय संरक्षण सम्मेलन 2025 का आयोजन वन्य जीव संस्था देहरादून उत्तराखंड में किया गया है। इसमें देश विदेश में 500 से अधिक पर्यावरण शोधकर्ताओं ने पर्यावरण एवं वन्य जीव संरक्षण पर चर्चा की है। अगला पॉइंट है हमारा भारतीय वन्य जीव संस्था की हालिया रिपोर्ट के अनुसार गंगा नदी बेसिन में 4000 से अधिक डॉल्फिन है। गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों में पाए जाने वाली डॉल्फिन में सर्वाधिक 2000 से अधिक उत्तर प्रदेश में पाई जाती हैं। वर्ष 2023 में उत्तर प्रदेश ने गंगा डॉल्फिन राजकीय जलीय जीव घोषित किया है। गंगा नदी डॉल्फिन का वैज्ञानिक नाम प्लेटनिस्टा गैंगटिका है।
इसे वर्ष 2010 में राष्ट्रीय जलीय जीव का दर्जा दिया गया है।